अस्सलाम वालेकुम। आज हम अबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसमें ये होता है कि जितने भी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ACTH, FSH, LH, उन सब हार्मोन्स की सिक्रीशंस कम होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इट में अकर सडनली और स्लोली और एनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ, और ये पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। Then we will talk about the panhypopituitarism in adults. Basically, दो tumorous conditions की वजह से हो सकता है. The first one is a craniopharyngiomas और second one is a chromophobe tumors. और अगर thrombosis हो जाए pituitary blood vessels की, तो तब भी हमारे पास panhypopituitarism हो सकता है. It also occurs when a new mother experiences a circulatory shock after the birth of her baby. अगर इसके इफेक्ट्स की बात की जाए तो पेशेंट्स में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है. तो द पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम द पैनहाइपोपिट्यूटिज्म हैज अ लेथार्जिक कंडीशन मेनली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, और उसका वेट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा होगा, ही इज कंटिन्यूसली गेनिंग वेट. इसकी भी कुछ कंडीशंस है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फैट मोबिलाइजेशन बाय द ग्रोथ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक, एड्रीनोकॉर्टिकल एंड द थायराइड हार्मोन्स. If we administer adrenocortical and the thyroid hormones in that patient, उसका panhypopituitarism काफ़ी हद तक क्योर हो सकता है, but the abnormal sexual functions of that patient cannot be treated. Then we will talk about the dwarfism. Dwarfism एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चाइल्डहुड में ही एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए. द पेशेंट डज नॉट पास थ्रू द प्यूबर्टी, ठीक है, एंड ये सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स भी सिक्रीट नहीं कर सकते. यहाँ पर जो है उन्होंने अफ्रीकन पिग्मीज और लेवी लोरेंट वार्स के बारे में बताया हुआ है कि इनमें जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बट दे हैव द इनसफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ द सोमेटोमेडेंसी, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो सकी. सो वी कैन कंक्लूड दैट द सोमेटोमेडेंसी इज द की स्टेप फॉर द प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ बाय द ग्रोथ हार्मोन. ट्रीटमेंट विद द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. यहाँ पर ये बताया हुआ है कि पुराने ज़माने में ग्रोथ हार्मोन को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड से लिया जा सकता था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन सच क्वांटिटीज ऑफ दैट ग्रोथ हार्मोन टू ट्रीट द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसीज. बट नाउ एक बैक्टीरिया जिसको एस्केरिया कोली कहा जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स आर अवेलेबल. एंड जो ड्वार्स होते हैं जिनमें चाइल्डहुड में ही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, दिस डेफिशिएंसी कैन नाउ कंप्लीटली बी क्योर्ड इफ ट्रीटेड अर्ली इन लाइफ विद द ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, एंड अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी ट्रीट हो सकते हैं. सो अब हम जाइगेंटिज्म के बारे में बात करते हैं. जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि जो सोमेटोट्रॉफ्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आर एसिडोफिल्स. सो जब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स एक्सेसिवली एक्टिव हो जाते हैं तो समटाइम्स एसिडोफिलिक ट्यूमर्स भी बन जाते हैं, एंड दैट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ द ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है, और बोन्स की भी ग्रोथ जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है. एंड इफ दिस कंडीशन अकर्स बिफोर द एडोलेसेंस, जब जो लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस होती हैं वो शार्प से फ्यूज़ नहीं की हुई होती हैं, तो हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है कि दैट द पर्सन बिकम्स अ जायंट. एंड पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया होता है. जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, दे आर प्रोन टू डीजनरेट बिकॉज दे बिकम ओवर एक्टिव ओइंग टू द हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकता है. एंड कुछ जाइंट्स में पैनहाइपोपिट्यूटिज्म भी हो सकता है. It is usually caused by a tumor of the pituitary gland that grows until the gland is destroyed, और death भी हो सकती है. If an acidophilic tumors occur after the adolescence, this condition is called as an acromegaly. जब epiphyses shaft से fuse कर जाती हैं, in this case person cannot grow taller, लेकिन bones becomes thicker and thicker and soft tissues continue to grow. Enlargement of the bones of the hands and feet हो जाती है, and the membranous bones including cranium, nose, supraorbital ridges, lower jawbone and the portions of the vertebra because their growth does not cease at adolescence. यहाँ पर ये बताया है कि the person who have lost the ability to secrete the growth hormone, उनमें जो aging process होता है वो accelerate हो जाता है. Posterior pituitary gland and its relation to the hypothalamus. जिस तरह से मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी एक्सप्लेन किया that this is a hypothalamus, this is a connecting stall called the hypophyseal stall called the pituitary stall, this is an anterior pituitary and this is a posterior pituitary. Anterior pituitary को adenohypophysis भी कहा जाता है, posterior pituitary को neurohypophysis भी कहा जाता है. बीच में there is an avascular zone called as a pars intermedia. Anterior pituitary has a epithelioid nature of the cells and posterior pituitary has the glial type nature of the cells. इसको pituitary भी कहा जाता है. pituitary साइट्स जो हैं वो कोई भी हार्मोन सक्रिय नहीं करते, बल्कि they simply act as a supporting structure for large number of the terminal nerve fibers and endings from the nerve tracts that originate in the supraoptic and the paraventricular nuclei of the hypothalamus.
These endings lie in the surface of the capillaries and they secrete basically two types of the hormones. The first one is the antidiuretic hormone, उसको vasopressin भी कहा जाता है, and the second one is the oxytocin. फिर ये बताया कि अगर हम हाइपोफिजियल स्टॉल को कट कर देते हैं तो तब भी हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन नॉर्मल ही रहेगी, बिकॉज दे आर देन सिक्रीटेड बाय द कट एंड्स ऑफ द फाइबर्स विद इन द हाइपोथैलेमस एंड नॉट बाय द नर्व एंडिंग्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इसकी रीजन यही है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन द सुप्राऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई इन द हाइपोथैलेमस एंड दीज आर देन ट्रांसपोर्टेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन्स. एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जिनको न्यूरोफाइसिन्स भी कहा जाता है, उनके थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आते हैं. एंड फिर ये बताया गया कि जो एडीएच होता है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है और जो ऑक्सीटोसिन होता है इट इज सिंथेसाइज इन द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस. एंड जो हार्मोन्स हैं एडीएच एंड द वेसोप्रेसिन वो नर्व एंडिंग्स में सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से बाय द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सोसाइटोसिस एडजेसेंट कैपिलरीज में रिलीज हो जाते हैं. फिर ये बताया गया कि जो न्यूरोफाइसिन्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर सिक्रीटेड टुगेदर, लेकिन ये एक दूसरे के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं. दैट्स व्हाई दे आर सेपरेटेड इमीडिएटली एंड द न्यूरोफाइसिन हैज़ नो नोन फंक्शन आफ्टर लीविंग द नर्व टर्मिनल्स. फिर ये बताया गया है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है और एडीएच होता है दे बोथ आर पॉलीपेप्टाइड्स एंड दे बोथ कंटेन द 9 अमीनो एसिड्स. अगर इनकी सीक्वेंस की बात करें तो वेसोप्रेसिन में वी हैव फेनाइलएनालीन एंड आर्जिनिन और ऑक्सीटोसिन में वी हैव आइसोलिसिन एंड द ल्यूसीन. एंड बाकी सारा सीक्वेंस जो है वो सेम होता है और फिनाइलएनालीन एंड आर्जिनिन और ल्यूसीन और आइसोलिसिन वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन में डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द एडीएच एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर बाय द किडनीज को कम कर देती हैं. फिर दो कंडीशंस बताई हुई हैं कि प्रेजेंस ऑफ एडीएच में क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ द एडीएच. सो पहले हम एब्सेंस ऑफ द एडीएच के बारे में बात कर लेते हैं. सो इन द एब्सेंस ऑफ द एडीएच कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो किडनी में प्रेजेंट होती हैं दे बिकम इम्परमिएबल टू वाटर, सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर कम हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट देयर इज एन एक्सट्रीम लॉस ऑफ द वाटर एंड यूरिन बिकम्स डाइल्यूटेड. And in the presence of the ADH, collecting tubules become permeable to water, reabsorption of the water increase हो जाती है and as a result there is decrease in the loss of the urine and urine becomes concentrated. फिर इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि विदाउट एडीएच द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स बिकम इम्परमिएबल टू वाटर. सेल में स्पेशल वेसिकल्स होती हैं इनको एक्वापोरेंस कहा जाता है एंड दे हैव हाईली वाटर परमिएबल पोर्स. व्हेन द एडीएच एक्ट ऑन द सेल्स तो ये सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाता है जो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देता है एंड दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक एएमपी इन द ट्यूब्यूलर सेल साइटोप्लाज्म एंड दिस फॉर्मेशन कॉजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द स्पेशल वेसिकल्स. ठीक है, एंड वाटर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. रेगुलेशन ऑफ द एंटीडायूरेटिक हार्मोन प्रोडक्शन, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन उस आर्टरी में इंसर्ट कर दें जो हाइपोथैलेमस को सप्लाई करी होती है तो जो एडीएच न्यूरॉन्स होते हैं इन द सुप्रा ऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस वो इम्पल्सेस सेंड करते हैं टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट द इंक्रीजिंग क्वांटिटीज ऑफ द एंटीडायूरेटिक हार्मोन. एंड सिमिलरली अगर हम डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जो है वो उस आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं जो हाइपोथैलेमस को सप्लाई करी होती है तो एज अ रिजल्ट जो इम्पल्सेस हैं वो सेंड होती हैं टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट लेस क्वांटिटीज ऑफ द एंटीडायूरेटिक हार्मोन. इस पैराग्राफ में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो हमें पता है कि वाटर गोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो वाटर कम्स आउट फ्रॉम अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम द ऑस्मो रिसेप्टर सेल. एज अ रिजल्ट जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल होगा उसका साइज डिक्रीज कर जाएगा, सो साइज श्रिंक कर जाएगा. तो दैट प्रोसेस स्टिमुलेट्स द एडीएच सिक्रीशन. और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड डाइल्यूट होता है तो वाटर कम्स इनसाइड द सेल. एज अ रिजल्ट सेल का साइज इंक्रीज करता है एंड दैट प्रोसेस स्टॉप्स द एडीएच सिक्रीशन. Low blood volume and the low blood pressure stimulates ADH secretion, vasoconstrictor effects of the ADH. यहाँ पर ये बताया हुआ है कि higher concentration of the ADH arteries की constriction करवा देती हैं. as a result atrial pressure increase कर जाता है and that's why इसको vasopressin भी कहा जाता है. The most important stimulus जो ADH की secretion को increase या decrease कर देता है that is the blood volume. अगर blood volume कम होगा तो vasopressin की secretion increase हो जाएगी और similarly अगर blood volume increase होगा तो vasopressin की secretion कम हो जाएगी. यहाँ पर ये बताया है कि एट्रियास में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्साइट हो जाते हैं बाय द ओवरफिलिंग और जब एक्साइट हो जाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं टू स्टॉप द एडीएच सिक्रीशन. डिक्रीज स्ट्रेच ऑफ द बेरोरिसेप्टर्स ऑफ द करोटिड आयोटिक एंड द पल्मोनरी रीजन्स आल्सो स्टिमुलेट्स एडीएच सिक्रीशन. एडीएच के फंक्शन और उसकी रेगुलेशंस हमने पढ़ ली है. नाउ वी विल डिस्कस द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन.
ऑक्सीटोसिन कॉजेज द कंट्रैक्शंस ऑफ द प्रेग्नेंट यूटेरस। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो प्रेग्नेंट यूटेरस होता है उसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कंट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करवा रहा होता है एंड इट इज़ पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। हाइपोफिजेक्टोमाइज एनिमल में ड्यूरेशन ऑफ द लेबर प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो ये बात इंडिकेट करी होती है दैट ऑक्सीटोसिन हैज़ द इफेक्ट्स ड्यूरिंग द डिलीवरी। और प्लाज्मा में ऑक्सीटोसिन जो है की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है ड्यूरिंग द लेबर। जैसे सर्विस स्टिमुलेट होता है तो नर्व सिग्नल्स इलेक्ट होते हैं और हाइपोथैलेमस में जाते हैं, दैट कॉजेज द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन। ये सारी बातें इंडिकेट कर रही हैं कि ऑक्सीटोसिन एड्स इन द बर्थ प्रोसेस, और जो इसका सेकंड फंक्शन है वो ये है कि ऑक्सीटोसिन एड्स इन द मिल्क इंजेक्शन बाय द ब्रेस्ट।